हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। आर्टिकल 19 एंड इंट्रोडक्शन। राइट टू फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है वो है आर्टिकल 19, जिसमें टोटल 6 फ्रीडम दिए गए हैं। तो वो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में हमने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन कवर करने की कोशिश की है। इस इंट्रोडक्शन में आप जानेंगे आर्टिकल 19 का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 19 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं वो कौन कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वो कैसे उसको डिटरमाइन किया जा सकता है, और आर्टिकल 19 में फ्रीडम का राइट कौन क्लेम कर सकता है। और इसके साथ साथ जो वेरियस सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है उसमें से जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की गाइडलाइंस हैं, जो टेस्ट है, वो प्रिंसिपल है, उसको समराइज किया गया है पॉइंट वाइज। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जो लिबर्टी का जो प्रिंसिपल है वो प्रियम्बल में दिया गया है। प्रियम्बल का जो लिबर्टी का प्रिंसिपल है वो ऑब्जेक्ट है, वो लिंक है, कनेक्ट करता है आर्टिकल 19 को। 19 आर्टिकल में जो लिबर्टी है वो प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी का प्रिंसिपल दिया गया है उसके साथ कनेक्टिंग है। आर्टिकल 19 टोटल 6 फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल सिटीजन प्रोवाइड करवाता है। ओरिजिनली टोटल 7 फ्रीडम थे, फंडामेंटल फ्रीडम थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी उसको खत्म कर दिया गया। अब टोटल 6 फ्रीडम है। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 कहती है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। प्रत्येक सिटीजन के पास राइट होंगे। किस किस के? ए टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, बी टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, कहीं भी जमा होने के और बिना हथियार के जमा होने के, सी टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन बनाने के या एसोसिएशन बनाने के राइट फ्रीडम रहेगा, डी टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, में कहीं भी आप फ्रीली घूम सकते हो, जा सकते हो, ई आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो। जो एफ सब क्लॉज थी वो ओमिट कर दी गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, जिसमें जो राइट था वो था राइट टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद सब क्लॉज जी कहती है कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, उसमें पूरी तरह से आपको फ्रीडम है। उसके बाद जो क्लॉज 2 से लेके 6 तक आर्टिकल 19 की है वो कहती है कि सर्टन रिस्ट्रिक्शन होगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी। ये जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अनकंट्रोल्ड राइट नहीं है। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो इटसेल्फ ही आर्टिकल में दी गई हैं, कंडीशन दी गई हैं, उसको हम देखेंगे। क्लॉज 1 कहती है, क्लॉज 1 परमिट करती है स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ बनाने के लिए या कोई ऐसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के जो एक्सरसाइज राइट इंडियन सिटीजन कर सकते हैं। क्लॉज ए के तहत, क्लॉज ए के तहत क्या राइट है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ किसके इंटरेस्ट? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर है उसके इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट अगर हैं उसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। पब्लिक ऑर्डर में, डिसेंसी और मोरालिटी में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। इसके अलावा क्लॉज सब क्लॉज ए के तहत जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज की सकती है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में, डेफामेशन में, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस जो कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक हिस्सा है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, उसमें भी डेफामेशन के केस में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज की जा सकती है। उसके बाद जो क्लॉज 3 है वो परमिट करती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या लॉ बनाने के लिए स्टेट को
क्लॉज सब क्लॉज बी के अंतर्गत, क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी के अंतर्गत क्या है, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी वो इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया होगी, और पब्लिक ऑर्डर के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज की जा सकती है। उसके बाद जो क्लॉज आती है वो है क्लॉज 4। इसमें स्टेट को परमिट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना सब क्लॉज सी के अंतर्गत। सब क्लॉज सी क्या कहती है, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी। इस जो कंडीशन है इसके तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज की जा सकती है। उसके बाद क्लॉज 5 परमिट करती है स्टेट को रीजनेबल लॉ या इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करने के लिए सब क्लॉज डी और ई में। सब क्लॉज डी क्या कहती है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, और ई क्या कहती है, टू रिसाइड और सेटल एनीवेयर इन द इंडिया। तो अगर उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट को लगता है तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। किन कंडीशन में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। जो क्लॉज 6 है वो परमिट करती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सब क्लॉज जी के अंतर्गत। सब क्लॉज जी क्या कहती है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। उसके तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। किसी भी अगर कोई प्रोफेशनल टेक्निकल कोई क्वालिफिकेशन किसी प्रोफेशन या बिजनेस को कैरी करने के लिए उसमें वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोफेशन या क्वालिफिकेशन की जो कंडीशन है वो इम्पोज कर सकती है। इसके अलावा स्टेट के द्वारा जो ऑक्यूपेशन या कंट्रोल होता है पार्शियली और होली, उसमें भी वो गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हु कैन क्लेम फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। अंडर आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम कौन क्लेम कर सकता है। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। प्रत्येक नागरिक के पास राइट होंगे। तो इसका क्या मीनिंग, इसका मीन्स ये जो राइट है आर्टिकल 19 में ये अवेलेबल है ओनली और सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस में अलगापुरम आर मोहनराज वर्सेस तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली AIR 2016 में हेल्ड किया कि ये वेल सेटल्ड है, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में दिए गए हैं वो सिर्फ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री को अवेलेबल हैं, जबकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 वो राइट हैं वो प्रत्येक पर्सन को जो कि इस कंट्री के लॉ के अंतर्गत आता है उसके पास हैं। तो जो 6 फ्रीडम दी गई हैं आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन को, वो इंडियन सिटीजन को उनकी जो सिटीजनशिप उसको मिली हुई है इंडियन सिटीजन को, उसके तहत उसमें इनहेरेंटली ही वो उसके पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ मिस्टर लुइस डी रेडिथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1991 में कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर के पास हैं, वो सिर्फ आर्टिकल 21 है जो कि लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेट करता है, वही है। और ये जो राइट है इसमें राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन द कंट्री जो कि आर्टिकल 19(1) क्लास ई में है, वो इस फॉरेन के सिटीजन के पास नहीं है। तो इट मीन्स ये कोई भी फॉरेनर राइट आर्टिकल 21 के राइट को छोड़ के कोई भी राइट फ्रीडम क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर विशाखापट्टनम के केस में ये हेल्ड किया कि जो पिटीशन है अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रेडिंग आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने चैलेंज किया था उसका जो राइट था प्रॉपर्टी को होल्ड करने का और बिजनेस को कैरी करने का, उसको उन्होंने चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया थी जो कॉरपोरेशन है वो सिटीजन नहीं है और वो कम्पिटेंट नहीं है आर्टिकल 19 को इन्वोक करने के लिए। स्टेट ट्रेडिंग जो कॉरपोरेशन है वो सिटीजन नहीं है सिटीजनशिप एक्ट के तहत।
तो जो फ्रीडम दिए गए हैं आर्टिकल 19 में वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है इंडियन सिटीजन के पास, किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन के पास वो राइट नहीं है। कॉरपोरेशन है वो नेशनल तो हो सकती है किसी कंट्री के लिए, इंटरनेशनल लॉ पर्पजेस के लिए, बट वो म्यूनिसिपल लॉ के लिए सिटीजन नहीं हो सकती। तो इस आर्टिकल में, इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो वर्ड ऑल सिटीजन यूज किया गया है वो डेलिबरेटली यूज किया गया है क्योंकि जो नॉन सिटीजन है उसको बाहर रखा जा सके। वर्ड सिटीजन है जो आर्टिकल 19 में दिया गया है उसका सेम ही मीनिंग है जो कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसमें सिटीजनशिप का जो राइट है उसमें डील करता है जो। अब उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 में, इसमें जो पटिशन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइल की गई थी कंपनी द्वारा, उसमें कंपनी ने चैलेंज किया था कि स्टेट ऑफ बिहार ने जो उसके ऊपर सेल टैक्स इंपोज किया है वो सेल टैक्स गलत है। इसमें दो जो शेयर होल्डर थे कंपनी को, उसको एज ए पिटिशनर के तौर पे प्लीड हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो कंपनी का जो इंटरेस्ट है और जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है वो आइडेंटिकल है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट में ही शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है, तो इसलिए ये पिटीशन मेंटेनेबल है। बट कोर्ट ने ये आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने ये कहा कि जो चीज़ डायरेक्टली नहीं की जा सकती उसको इनडायरेक्टली नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल अचीव इनडायरेक्टली नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो केस आता है रुस्तम कैनवसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम आरसी कूपर के केस के नाम से जानते हैं, जो कि डिसाइड हुआ था 1970 में। इस केस में कोर्ट ने थोड़ा डिफरेंट व्यू दिया। इस केस में पिटिशनर ने, जो कि एक बैंक में डायरेक्टर था और शेयर होल्डर था, उसने चैलेंज किया था गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, और उसके साथ में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये पिटीशन उसकी मेंटेनेबल है। क्योंकि डायरेक्टर के साथ साथ उसका इस बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी का वो कॉम्पिटेंट है, इनवैलिड प्रोविजन अगर कुछ उसके फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली इंजर करती है, हार्म करती है, इन्फ्रिंग करती है, वायलेट करती है, तो उसको अगर डायरेक्टली वायलेट करती है तो बीइंग अगर वो डायरेक्टर भी है उस कंपनी में तो उसका वो राइट है और वो राइट वो अपना इन्वोक कर सकता है आर्टिकल 19 में। अब बात करते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि क्या टेस्ट ले डाउन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो हमें क्लियर है कि जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। सो वर्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो डिफाइन कहीं नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। ये कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस V0 1952 के केस में 2 टेस्ट हेल्ड किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए लेजिस्लेशन की आर्टिकल 19 के तहत। फर्स्ट टेस्ट था कि टेस्ट ऑफ रीजनेबल ऑफ विच इज कॉमन टू ऑल क्लासेस, जो रीजनेबल हो वो कॉमन हो सब क्लासेस के लिए जो क्लॉजेस आर्टिकल 19 में दी गई हैं। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट है उसमें ये आंसर का क्वेश्चन आना चाहिए कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं वो फंडामेंटल राइट के जो कैटेगरी दी गई हैं सब आर्टिकल 2 से लेकर 16 के सब क्लॉजेस में, उसके अनुसार ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है। कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि जो रीजनेबल लॉ है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई हैं फंडामेंटल राइट में, वो सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट दोनों से ही देखी जानी चाहिए कोर्ट की तरफ से। जो रीजनेबलनेस का टेस्ट है वेदर प्रिस्क्राइब, वो एक इंडिविजुअल स्टैट्यूट के ऊपर अप्लाई होता है कि अब्स्ट्रैक्ट या स्टैंडर्ड रूल या कोई पैटर्न रीजनेबलनेस का नहीं इसमें ले डाउन किया जा सकता जो कि प्रत्येक केस में एप्लीकेबल हो। ये केस टू केस, स्टैच्यू टू स्टैच्यू देखना पड़ेगा।
जो राइट है जिसको वायलेट करने के लिए वायलेशन जिसकी चैलेंज की गई है जिस राइट की, उसका पर्पस, रिस्ट्रिक्शन लगाने का पर्पस क्या है, ये देखना इसमें बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो अर्जेंसी है, वो ईवल की जो रेमेडी उसको अचीव की गई है, जो ऑब्जेक्ट के साथ वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, उस ऑब्जेक्ट की, उस ईवल की क्या एक्सटेंट है, कहाँ तक वो रीजनेबल है, उसकी क्या अर्जेंसी थी। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो ये सारे एवेल्यूएशन फैक्ट हैं, ये एवेल्यूएशन फैक्ट है कोर्ट के वर्डिक्ट में आने चाहिए। सोशल फिलॉसफी आनी चाहिए, स्केल ऑफ वैल्यू आना चाहिए, पार्टिसिपेशन, जो जजमेंट जो डिलीवर की जा रही है कोर्ट की तरफ से, उसमें जो प्रिवेलिंग कंडीशन एट द टाइम जब वो जुडिशियल वर्डिक्ट दिया जा रहा था, उसको देखना कि उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गया, क्या वो इतनी अर्जेंसी और इस एक्सटेंट के साथ किया कि जो ईवल या जो ऑफेंस या जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस इन्वायरमेंट में, जिस दिन जुडिशियल वर्डिक्ट आना है, उस इन्वायरमेंट में सोशल फिलॉसफी को देखते हुए उसमें वो फिट हो रही हैं या नहीं हो रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1951 में कोर्ट ने यह ओपिनियन दिया कि जो फ्रेज है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये लिमिटेशन इम्पोज करती है किसी की पर्सन के इंजॉयमेंट ऑफ राइट के ऊपर, और ये राइट है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए इस नेचर में, और जो पब्लिक इंटरेस्ट में है उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते ही होना चाहिए। तो इसके साथ जो वर्ड है वो रीजनेबल है, उसमें इंटेलिजेंट केयर एंड डेलिब्रेशन होनी चाहिए। जो लेजिस्लेशन है वो आर्बिट्रेरी या एक्सेसिवली नहीं होना चाहिए जो कि राइट को ख़त्म कर दे, उसमें वो रीजनेबलनेस की क्वालिटी होनी चाहिए और प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए आर्टिकल 19 के क्लॉज 1G और जो सोशल कंट्रोल जिसके तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सोशल कंट्रोल को देखते लगाई गई है, वो उसमें एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने M लक्ष्मी खंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1981 में कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और वो किस एक्सटेंट तक लगाई गई हैं या किस एक्सटेंट तक लगाई जानी चाहिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं उसका क्या ऑब्जेक्ट है, वो किस पर्पज के साथ लगाई गई हैं। तो कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि ये एक स्टैंडर्ड रूल, जो हार्ड एंड फास्ट रूल है, उसको ले डाउन करना तो मुश्किल है और उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी नहीं की जा सकती। जो रिस्ट्रिक्शन है वो स्टेट है वो अडॉप्ट करती है, वो उसका स्टैंडर्ड है, वो क्या वो सोशल कंट्रोल में या सोसाइटी में जो ईवल है चल रही है, उसको ईवल को या जो ऑफेंस है जो बैड चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, सो दैट कि जो राइट है वो सिटीज़न के वो प्रॉपर एक्सरसाइज वो कर पाए, और साथ के साथ जो सोसाइटी है उसमें जो रीजनेबल उसको ईवल को कंट्रोल करने के लिए है वो भी उसमें स्टेब्लिश हो पाए। क्योंकि जो मैनकाइंड है उसकी डिज़ायर फ्रीडम की रहती है, बट कोई भी फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। सोसाइटी को डिसिप्लिन रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट ने इसके साथ कहा कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो पार्शियल, कंप्लीट, परमानेंट और टेम्परेरी कोई भी हो सकती है। तो जो इसमें नेक्सस है वो ऑब्जेक्ट, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का नेक्सस है वो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ वो लिंक होना चाहिए, उसका क्लोज नेक्सस होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो पब्लिक इंस्ट्रक्शन में होना चाहिए, और ये बैलेंस होना चाहिए जो उसका राइट ख़त्म किया जा रहा है और जो ईवल या डेंजर जो सोसाइटी को है उसको ख़त्म करना है, और उसमें एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो डिसाइड हुई थी 13 मई 2016 को। इसने कोर्ट अगेन हेल्ड किया कि जो रीजनेबल टेस्ट है वो एक जनरल रूल, अब्स्ट्रैक्ट या स्टैंडर्ड पैटर्न के तौर पे डिसाइड नहीं किया जा सकता, डिटरमिन नहीं किया जा सकता। ये डिपेंड करता है स्टैट्यूट के ऊपर, और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं उसको इंटरप्रेट करने के बाद क्या वो उसमें प्रॉपर बैलेंस है, वो रीजनेबल है या नहीं है।
जो हमने ऊपर डिस्कस की जजमेंट, उसको लेके जो समरी पॉइंट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट हमने देखी हैं उसमें से जो पहला पॉइंट है, शॉर्ट में हम देखते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को टेस्ट ले डाउन करने से पहले तो ये देखना होगा कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल है या नहीं है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल राइट के ऊपर जो कि इन्फ्रिंग हो रहा है, जो कि वायलेट हो रहा है। उसके बाद सेकंड है रिस्ट्रिक्शन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। थर्ड है वो रिस्ट्रिक्शन का जो बैलेंस होना चाहिए राइट एंड इविल के बीच में, वो बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन है वो टेम्परेरी, परमानेंट, पार्शियल और कंप्लीट कोई भी हो सकती है। उसके बाद फिफ्थ है रिस्ट्रिक्शन है उसका नेक्सस होना चाहिए उसके साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज की गई हैं। उसके बाद जो स्टेट है वो ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड सोसाइटी में जो ईवल को कंट्रोल करने के लिए है, जहाँ उस समय की जो नेसेसिटी है, उस रिस्ट्रिक्शन लगाना उस समय की अगर नेसेसिटी है तो उसके अनुसार उसका जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव है वो स्टेट के द्वारा अचीव किया जाना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन है वो आर्बिट्रेरी या एक्सेसिव इन नेचर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो एट्थ पॉइंट है वो रीजनेबल इंप्लाइज है इंटेलिजेंट केयर एंड डेलिब्रेशन उसमें होना चाहिए, रीजनेबलनेस का। नाइन्थ में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल का। उसके बाद जो टेंथ है उसमें सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट, जो लॉ है जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है उसका जो सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट दोनों ही एग्जामिन किए जाने चाहिए रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंड में हम कंक्लूजन ये कहते हैं कि जो राइट ऑफ फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है बाय स्टेट है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, और जनरल पब्लिक का सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट पैरामाउंट कंसिडरेशन है। इसके साथ जो अदर रिस्ट्रिक्शन है जो कि स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं सब क्लॉजेस में, सब आर्टिकल्स में, आर्टिकल 19 में, उसके साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, इसका जो डिसीजन है वो ऑलवेज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। इसकी इंटरप्रिटेशन है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत ही होगी। सो ये हमारा जो लेक्चर था राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।